हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं फ्रेंड, जिसमें हम इम्तिहान के बीपीएससी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज़ की वीडियो सीरीज़ शुरू किए थे, जिसमें हम इसके सभी टेस्ट के सॉल्यूशंस की वीडियो सीरीज़ करेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट 17 के पार्ट ए को कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस को डील किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 के आगे के क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और आगे देखते हैं क्या है सवालात। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, आज से हम 51वां क्वेश्चन करेंगे। तो 51वां क्वेश्चन जो है 51th क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उपरोक्त कथनों में से सही कथन को चुनना है। यहाँ पे कोड दिया गया है फ्रेंड, जैसे कि मैं 2 सेकंड का वक्त देता हूँ, आपको 2 सेकंड का वक्त दूंगा, आप सवाल का जवाब दें, अन्यथा फिर मैं जवाब दूंगा इसका। तो बताइए फ्रेंड्स, पहले सवाल का जवाब क्या होगा। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? एनी बेसेंट थी। वो कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल को इस तरह से पूछे, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू हो जाएंगी, जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। 1925 का कानपुर अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। तो इस तरह से जो पहला स्टेटमेंट वो हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रथम महिला पूछ रहा, अगर यही भारतीय महिला पूछता तो ये सही हो जाता, लेकिन प्रथम महिला है तो एनी बेसेंट होंगी और 1917 की। अगर मैं आपसे बात करूँ फ्रेंड्स कि तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की जो तीसरी महिला अध्यक्ष थी उनका नाम था नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता 1930 में 1933 में कलकत्ता के अधिवेशन में वो अध्यक्ष बनी थी। तो इस तरह से तीन महिलाओं, सबसे पहले एनी बेसेंट, दूसरे में सरोजनी नायडू और तीसरे में नलिनी सेन गुप्ता, 1917, 1925 और 1933। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तीन महिला अध्यक्ष के बारे में। और दूसरा स्टेटमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये बिल्कुल सही है कि जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। मद्रास का अधिवेशन था वो, मद्रास का अधिवेशन, और कब हुआ था? 1887 में हुआ था। तो इस तरह से ये सवाल हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर। तो इस तरह से इसमें स्टेटमेंट केवल 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? इसका ऑप्शन देख देते हैं। नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, क्या होगा इसका आंसर? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि गरम दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ वो कैसे हुआ, तो वो शुरुआत होता है स्वदेशी आंदोलन से। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ और इसमें 2 दल में डिवीज़न हो गया, एक गरम दल बना और एक नरम दल बना। गरम दल के नेता आपको पता है, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। और नरम दल के नेता बहुत सारे नेता हैं, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, ये सब लोग नरम दल के नेता हैं। अब हम बात करें कि स्वदेशी आंदोलन के बाद ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको याद होगा सूरत स्प्लिट, यानी कि सूरत विभाजन, सूरत अधिवेशन। सूरत का अधिवेशन हुआ 1907 में, तो इसमें जो अध्यक्षता करने की बारी थी, इसमें जो अध्यक्ष बनेंगे, तो नरम दल का मानना था कि अध्यक्ष बनेंगे रास बिहारी घोष, जबकि गरम दल का मानना था कि गरम दल चाहते थे कि अध्यक्षता कौन करें? अध्यक्षता करें वो लाला लाजपत राय। तो गरम दल चाहता था कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और जबकि नरम दल चाहता था कि रास बिहारी घोष अध्यक्ष बने। तो इसलिए फाइनली किसकी बारी हुई? रास बिहारी घोष की हुई, और इसी बात को लेकर के गरम दल और नरम दल के बीच में विभाजन हुआ। वैसे तो और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन मेन रीज़न ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन इसका पहले का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो अभी हमने बताया था कि फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के स्वरूप इसको अपनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 54 है, उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डैट इज लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से बहुत सारा इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है, क्योंकि लाला लाजपत राय ने ही पीएनबी, आपने जानते होंगे पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना किसने की है? तो लाला
लाजपत राय ने की है। लक्ष्मी बीमा कंपनी का संचालन भी इन्होंने किया। इन्हें शेरे पंजाब के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब केसरी से भी इनको पहचाना जाता है। और वे आर्य समाज के जो थे प्रबल प्रचारक थे, और उन्होंने लाला हंसराज के साथ मिलकर के एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी 1886 में। 1886 में जो कहाँ था, लाहौर में इसकी स्थापना की थी, जो बाद में यही 1889 में क्या बन जाता है, एंग्लो वैदिक कॉलेज बन जाता है। तो ये सारा बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाला लाजपत राय के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि लाला लाजपत राय ने ही स्वराज पार्टी के माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद पहुंचे थे। विधान परिषद पहुंचने की बात है यहाँ पे, देखिए किधान केंद्रीय सभा के, तो विधान परिषद कहाँ से पहुंचे थे, किस पार्टी से पहुंचे थे, तो स्वराज पार्टी के साथ पहुंचे थे। और लाला लाजपत राय ही एटक AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे थे। 1920 में इसका अधिवेशन हुआ था बम्बई में, तो लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाला लाजपत राय के हिसाब से मैंने बता दिया, आप इसको ज़रूर कॉपी में नोट डाउन कर लें, लाला लाजपत राय से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया। इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था इस समय क्या था, ये इसका वायसराय था दिल्ली दरबार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों की जेल की सज़ा सुनाई गई। उन्हें इस सज़ा से कब मुक्त कर जेल से रिहा किया गया था, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व के कारण आपको याद होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान एक बहुत ही भयानक घटना हुई, जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा के नाम से। 5 फरवरी 1922 को हुआ था ये घटना, 5 फरवरी को 1922 को। इस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, और वापस लेने के बाद गांधी जी को जेल भेज दिया गया, 6 वर्षों की सज़ा सुनाई गई कि उन्होंने असहयोग आंदोलन को लीड किया। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उनको 2 साल में ही रिहा कर दिया गया। और कब किया गया, तो फरवरी 1924। तो 1922 से 2 साल के बाद उनको 1924 में उनकी ख़राब तबीयत की वजह से फरवरी 1924 में उनको रिहा कर दिया गया था जेल से। तो इस तरह से इसका सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वर्ष 1915 में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से 1915 में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया था। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम विश्व युद्ध काल में कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए, प्रत्येक अधिवेशन में इस साम्राज्यवादी युद्ध का पूर्ण समर्थन किया। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने सरकार की युद्ध प्रयासों में मदद की, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद से सम्मानित किया। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन सा कथन सत्य है, चुनना है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 अधिवेशन हुए थे, प्रत्येक अधिवेशन में साम्राज्यवादी युद्ध का पूर्ण समर्थन किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत ने पूरा सपोर्ट किया था, किसको, अंग्रेज़ को सपोर्ट किया था, क्योंकि भारत चाहते थे कि भारत जब अंग्रेज़ लड़ रहा है और अंग्रेज़ का शासन भारत में है, तो भारत को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन बाद में पता चला कि इनकी जो नीति है वो अच्छी नहीं है, ये हमारा सपोर्ट पा करके सिर्फ अपना हित साधना चाहते हैं, भारत का भलाई नहीं करना चाहते। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 58 कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, पहला स्टेटमेंट है ये हमारा। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, इस एक्ट के तहत दोहरात्मक कार्यों के संदेह मात्र पर ही किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 1 वर्ष के लिए कैद किया जा सकता था या किसी स्थान पर नज़रबंद किया जा सकता था। और तीसरा स्टेटमेंट है, रॉलेट एक्ट एक लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा चलाना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उपरोक्त कथन से गलत कथन चुनना। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से सवाल गलत सही हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से पढ़ें। तो गलत स्टेटमेंट चुनना है, क्या हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है फ्रेंड्स कि सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर ही आधारित था। जबकि दूसरा स्टेटमेंट की हम बात करें तो ये यहाँ पे जो 1 वर्ष है, ये 1 वर्ष ना होकर के 2 वर्ष के लिए था। 2 वर्ष के लिए कैद किया जाता था। तो ये यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा। दूसरा वाला स्टेटमेंट सिर्फ गलत है, अगर वो वहाँ पे 2 वर्ष रहता तो वो भी स्टेटमेंट सही हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बहुत ही आसान सवाल है और उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैट इज माइकल ओ डायर, और ये 69 बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, तो आपको तो इसका जवाब दे ही देना चाहिए था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, डैट इज जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज अस्तित्व में आई थी? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चमनदीप। चमनदीप ने पंजाब ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक फौज बनाई थी, इसका क्या नेतृत्व था? डंडा फौज अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सदस्य 1919 में गठित हंटर आयोग में शामिल नहीं था? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हंटर आयोग में शामिल कौन कौन थे। अगर इस सवाल का जवाब आप कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि हंटर आयोग बना क्यों था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके संरक्षण के लिए तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये अंग्रेज़ के द्वारा गठन किया गया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके लिए अंग्रेज़ ने उसके जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया, और भारतीयों ने किसका किया? तहकीकात कमेटी का गठन किया था। तो हंटर कमेटी के सदस्य कौन कौन थे, तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं आपको हंटर कमेटी के कौन कौन सदस्य थे, तो हंटर कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? तो भारतीय सदस्यों में चमनलाल सीतलवाड़ तथा वकील पंडित जगत नारायण, H.C. स्टोक्स, साहिबजादा सुल्तान अहमद खां, ये लोग जो थे वो क्या थे? हंटर कमेटी के सदस्य थे। ये भी थे और ये नहीं थे। तो इसलिए इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डैट इज CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया? तो अभी हमने देखा था कौन सा आयोग था? हंटर आयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था? तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, वो कौन सी समिति? तहकीकात समिति। और तहकीकात समिति को ही मालवीय समिति भी कहा जाता है। मालवीय समिति का नाम भी तहकीकात समिति है। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे, मालवीय समिति या फिर तहकीकात, दोनों एक ही समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 65, जनवरी 1920 में किसके नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने एक शिष्टमंडल वायसराय के पास भेजा था? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अंसारी। जनवरी 1920 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने एक शिष्टमंडल वायसराय के पास भेजा, जिसका उद्देश्य था सरकार को तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के रूप में सुल्तान की प्रभुसत्ता बनाए रखने की आवश्यकता से अवगत कराना था। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, जून 1920 में इलाहाबाद में सेंट्रल खिलाफत कमेटी के बैठक में पास किए गए असहयोग प्रस्ताव में किसके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था? तो आपको पता है फ्रेंड्स वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, डैट इज गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन को लीड किया था, और इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलकर काम करने वाली थी। जून 1920 में इलाहाबाद में सेंट्रल खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया था, अतः खिलाफत पार्टी की तरफ से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और गांधी जी इसका क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। ये बात डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यह हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट विधानमंडल से पारित कर दिया गया, जिसके कारण किस भारतीय विधानमंडल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया? भारतीय ने विधानमंडल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। तो वो कौन थे फ्रेंड्स? वो मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक, तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जैसा कानून आया और वहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य के विरोध के बावजूद रॉलेट एक्ट विधानमंडल से क्या कर दिया गया? पारित कर दिया। तो जब विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया तो भारतीयों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। वो कौन थे? ये तीनों ही थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, ये हमारा, निम्न में से किसने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन का जन्मदाता कहा है? क्वेश्चन नंबर 60 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डैट इज सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। रॉलेट एक्ट का गांधी जी ने विरोध किया और देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। गांधी जी के नेतृत्व में 30 मार्च 1919 की तिथि एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि बाद में इस तिथि को 6 अप्रैल किया गया। अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग कर हिंसा का मार्ग चुन लिया, जिससे 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह समाप्त कर दिया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने रॉलेट सत्याग्रह को असहयोग आंदोलन का जन्मदाता कहा था। तो
तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सितंबर 1920 में किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में सरकार का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई? क्वेश्चन नंबर 60 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज विशेष आंदोलन था कांग्रेस का, ये ध्यान देंगे। विशेष आंदोलन था, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 1920 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अवध एकता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 17 एंड द करेक्ट ऑप्शन मदारी पासी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने कब दिया था? सबको बताइए कि नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लेकिन कब दिया था? तो होम रूल आंदोलन के दौरान दिया था। होम रूल आंदोलन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट, 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। दूसरा स्टेटमेंट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। आपको सत्य कथन को चुनना है, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा सही जवाब? दो स्टेटमेंट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72 एंड द करेक्ट ऑप्शन, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि हमने इसके पहले भी बात किया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बम्बई में इसकी अध्यक्षता हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी, ये सवाल पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 73। तो एन एम जोशी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। और एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने सूर्यविहीन उषा काल कहा? क्वेश्चन नंबर 74, तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक ने ही ऐसा कहा था। जबकि उदारवादियों कांग्रेस ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। भारत का मैग्ना कार्टा। और ये मॉन्टेग्यू कब आया था फ्रेंड? तो आपको पता होगा 1919 में। पार्लियामेंटो कब आया था? तो 1909 में। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में और मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ड सुधार कब आया था? 1919 में। जबकि इसका उदारवादियों ने बहुत समर्थन किया और इसका स्वागत किया। गर्मपंथी ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। और बाल गंगाधर तिलक चूंकि गर्म दल के नेता थे तो उन्होंने कहा था सूर्यविहीन उषा काल कहा था इसको। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो इस सवाल का जवाब होगा आपको अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल के दौरान। तो अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल के दौरान ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1918 में हुआ था। आपको पता होगा फ्रेंड्स गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? 1917 में चंपारण में किया था। उसके बाद दूसरा जो था वो कहाँ था? अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल के दौरान किया था। यहाँ पे भूख हड़ताल का उन्होंने प्रयोग किया था, तो ये 1918 में किया था। यहीं पे गांधी जी ने क्या दिया था फ्रेंड्स? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। आपको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पता होगा कि इसमें उन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं, ना कि उसके मालिक होते हैं। तो पूंजीपतियों को क्या करना चाहिए? मजदूरों के हितों की रक्षा करना चाहिए। यही हमारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 हमारा, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो वो थे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली को असहयोग के दौरान सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77, रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट लागू किया था 19 मार्च 1919। 19 मार्च 1919 यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। इसके अनुसार किसी भी संदेशवात्मक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना ही कोई वकील किया जा सकता था। इसलिए इसे भारतीयों ने क्या कहा? काला कानून कह करके बुलाया। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल किया था, का आह्वान किया था। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 हमारा, 1918 में ईस्वी में गुजरात के खेरा ज़िले में कर नहीं आंदोलन किसने चलाया था? क्वेश्चन नंबर 78। तो ये आंदोलन भी किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने चलाया था। 1918 में चलाया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, संपूर्ण देश में कब खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया था 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 1919 को। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज 17 अक्टूबर
मैं गलती से बोलता 7 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने अपने पत्र कॉमरेड, ये सवाल पूछा हुआ तो आप ध्यान रखेंगे, कॉमरेड किसका पत्र है? मोहम्मद अली और शौकत अली का पत्र है। कॉमरेड के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया और फाइनली 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। और 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुस्लिम की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। और बाद में आपको पता है कि इसका फैसला लिया गया असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन को, बड़े आंदोलन को चलाया जाएगा, जिसमें खिलाफत कमेटी भी साथ देगी, मुस्लिम लीग भी साथ देगी और कांग्रेस मिलकर चलाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से किसके विशेष प्रयास से 1916 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ? क्वेश्चन नंबर 80, तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक। इनके प्रयास से क्या हुआ था? मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करती हैं? एनी बेसेंट भी। एनी बेसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दोनों के समझौते के बीच में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होना चाहिए, ये सही, मोहम्मद अली जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ पे देखें तो जिन्ना, बाल गंगाधर तीनों का ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। और ये जो एनी बेसेंट है, इनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो ध्यान में इसको भी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मोहम्मद अली जिन्ना, वेयर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82, चौरी चौरा घटना के बाद कब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में की थी, यह एक अखिल भारतीय था। और तीसरा स्टेटमेंट, तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को 1917 में मिला दिया गया। उपरोक्त कथन में से सत्य कथन को चुनना है। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? ध्यान से एक बार पॉज करके वीडियो को देख लीजिए। तो इस तरह से सवाल का सही जवाब, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये 1917 नहीं होगा, 1918 होगा। 1918 में मिला दिया गया था। तो सत्य कथन पूछ रहा है तो 1 और 2 केवल सही है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही, सिर्फ यहाँ पे 1918 रहता तो ये सही हो जाता। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। हाँ तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जोसेफ बैप्टिस्टा। जबकि सचिव कौन थे? एनसी केलकर इसके सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 85, होम रूल की लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करने के लिए तिलक द्वारा होम रूल की सभाओं में दिए गए भाषणों के आधार पर जुलाई 1916 में उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे में तिलक की ओर से पैरवी किसके नेतृत्व में वकीलों की एक दल ने की थी? तो वो कौन थे फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने होम रूल लीग में लोकप्रियता पाने के बाद जो उभर करके सामने आए थे, बाल गंगाधर तिलक, उनके सपोर्ट में जो किया था वो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने वकीलों के दल की क्या की थी? पैरवी की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस तरह से यहाँ पे सही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना कि गलत कथन को पूछ रहा है आपसे, तो बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है आपके पास। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, होम रूल लीग की गतिविधियों में सक्रियता के कारण 15 जून 1917 को एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर जो होम रूल लीग के समर्थक थे ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जनता के विरोध के कारण 15 जून 1917 में गिरफ्तार किए गए एनी बेसेंट को सितंबर 1917 में रिहा कर दिया गया। ये स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, सितंबर 1917 में एनी बेसेंट जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि वे होम रूल लीग का काम बंद कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। जबकि मामला क्या था फ्रेंड्स? तो मामला ये था कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की जब घोषणा हुई थी तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का काम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि 1919 में
जब ये मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड घोषणा हुआ तो उदारवादी लोगों ने इसका क्या किया, इसका समर्थन किया, इसका स्वागत किया। उन्हीं में से ऐसी एनी बेसेंट भी थी। एनी बेसेंट को लगा कि हाँ ये ठीक है, ये मामला सही होना चाहिए, तो उदारवादियों की तरह उन्होंने भी क्या किया था, इसका समर्थन किया था, जबकि गर्म दल के नेता इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। दूसरी बात यह थी कि तिलक ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी तो उनके ऊपर एक किताब लिखा गया था, इंडिया अनरेस्ट। आपको इसके लेखक का नाम बताना है कि उसके लेखक कौन थे इंडिया अनरेस्ट के। मैंने इसके पहले के सवाल में इसको डील किया है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, अन्यथा मैं बता देता हूँ कि वैलेंटाइन चिरोल ने इंडिया अनरेस्ट किताब के लेखक थे, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक को कहा था ये कि यही जो है पूरे भारत में अशांति के जनक है। इसी के कारण मानहानि का दावा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक कहाँ चले गए, बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए। और लंदन जाने के बाद जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था वो भी नेतृत्व विहीन हो गया, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, तो होम रूल बाल गंगाधर तिलक का होम रूल खत्म हो गया। और एनी बेसेंट ने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया उसके आधार पर उसका स्वागत किया, तो वहाँ से होम रूलिंग उनका ख़त्म हो गया। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। वर्ष 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तन करके क्या रखा। 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तन करके क्या रखा, तो स्वराज सभा रखा था। स्वराज सभा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1920 में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 हमारा, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में नेशनल लिबरल लीग का गठन किया गया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के इसमें किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उदारवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में उस रिपोर्ट का स्वागत किया था एवं कांग्रेस से अलग होकर एक नए दल का निर्माण किया था। तो कब किसका, 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड का क्या किया था, इन्होंने स्वागत किया था। और ये जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये किसके लीडर थे, उदारवादी दल से बिलोंग करते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। 1804 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया। दूसरा स्टेटमेंट, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से ही इंडियन ओमिडियन नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया। और तीसरा स्टेटमेंट है हमारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में किया था। कौन सा कथन गलत है, तो कोई भी कथन गलत नहीं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजमूदार ने की थी। और इसी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 91, एनी बेसेंट के बारे में है। एनी बेसेंट पहला स्टेटमेंट, होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। निम्नलिखित कूट में से सही कथन का चयन करना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही, जबकि थियोसोफिकल सोसाइटी की ये संस्थापिका नहीं थी, ये इसकी अध्यक्ष रही हैं। जबकि थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी कर्नल एच एस अलकाट तथा मैडम ब्लावात्स्की। मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लावात्स्की। ये दोनों न्यूयॉर्क में की थी, दोनों ने मिलकर के, अलकाट ने और ब्लावात्स्की ने मिलकर न्यूयॉर्क में की थी। और 1886 में अडियार मद्रास में थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यालय खोला गया था, जिसकी बाद में अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी। तो वो थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका नहीं थी। तो इस तरह से ऑप्शन सही कथन चुनना था, तो सही कथन 1 और 3 है, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है रॉलेट सत्याग्रह के स्टेटमेंट के हिसाब से। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हमारा, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट के साथ हुए थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट कब आया और साइमन कमीशन कब हुआ, दोनों में 10 साल का गैप है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सही कूट का चयन करना था, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
क्योंकि साइमन कमीशन 1928 की बात है, और जबकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब का है, रॉलेट एक्ट की बात कब है, 1919 की है। तो 10 साल का दोनों के बीच में गैप है। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो ये किससे संबंधित था फ्रेंड्स? अगर आप देखें, सामाजिक सुधार तो नहीं, शैक्षिक सुधार तो नहीं, पुलिस प्रशासन में सुधार नहीं, डी संवैधानिक सुधार से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 94, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व तथा आंतरिक ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? तो आपको पता होना चाहिए कि आरक्षित विषय कौन कौन से थे। तो आरक्षित विषय की बात करें तो पहला न्याय प्रशासन, दूसरा वित्त, तीसरा भू राजस्व, चौथा सिंचाई, पांचवा खनिज, छठा पुलिस। ये सब आरक्षित विषय थे। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, न्याय प्रशासन, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज और पुलिस, ये आरक्षित विषय था। जबकि हस्तांतरित विषय में कौन कौन सा था? तो हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, स्थानीय प्रशासन और आबकारी, मतलब शराब जैसे मामले जो किसमें थे, वो हस्तांतरित विषय में थे, हस्तांतरित विषय में से थे, ट्रांसफर्ड। तो इस तरह से यहाँ पे आप अगर सवाल का जवाब देखें तो न्याय प्रशासन तो क्या पूछ रहा है, आरक्षित विषय माने गए थे। तो आरक्षित विषय न्याय प्रशासन तो माने ही गया था, जबकि स्थानीय स्वशासन नहीं माना गया था, ये नहीं होगा। और तीसरा माना गया था मतलब भू राजस्व, और चौथा क्या है, पुलिस। ये तीनों माने गए थे, 1 3 और 4, 1 3 और 4 इज द सी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपको इस बात को बता दें, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभक्त किया गया था, एक आरक्षित और दूसरा क्या था, हस्तांतरित था। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था तथा कार्य में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषदकारी सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म का निर्माण किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थ्योरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से लिए थे, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, वर्ष 1909 में लिखित हिंदू स्वराज नामक पुस्तक गांधी ने स्वराज की व्याख्या की है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। देखते हैं क्या पूछ रहा है इस सवाल का, ऑप्शन क्या अवेलेबल है। ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है, तो तीनों ही कथन सही हो जाएगा। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 1996, निम्नलिखित में से किसके सलाह पर गांधी जी ने 2 वर्षों तक पूरे देश का भ्रमण किया था? तो आपको पता है फ्रेंड्स कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कब आए थे, भारत में आए थे। और 1915 से 1916 मतलब 1915 और 1916 गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया था। किसके कहने पे किया था? तो उनके जो राजनीतिक गुरु हैं, उनका नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु हैं, उन्हीं के कहने पर उन्होंने कहा था कि गांधी जी, अगर तुमको भारत में नेतागिरी करना है तो आपको पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और भारत को अच्छे से समझिए कि भारत आखिर में है क्या, क्यों भारत के लिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इसकी डाइवर्सिटी को समझिए और उसके बाद फिर यहाँ नेता बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 97, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था? 97 का तो क्या था फ्रेंड्स, नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 98 की बात करें तो कौन खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो इस सवाल का जवाब आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, 1 और 2 दोनों, तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का। 99 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कब गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी? तो कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1916 में, लेकिन आपको यहाँ पे मंथ भी बताना पड़ेगा क्योंकि 1916 सभी में 1916 है, तो फरवरी 1916 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस समय महात्मा गांधी ने कहा कि भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, डेट इज असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने 50 से 100 क्वेश्चंस को डील किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा काम पसंद आया और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।